सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो पोल साइंस का जो सेकेंड ईयर का कोड है बीपीएससी 134 जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को वीडियोस के अकॉर्डिंग बता भी रखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो हमारा उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिवर्तन स्वरूप तथा इसके विषय क्षेत्र पर वर्णन कीजिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट करना है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो चेंजेस आए, उनके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र क्या है, यानी कि बोल सकते हो वो कितना फैला हुआ है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब उस लेते हैं, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो हमें विकसित रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज विश्व का हर एक देश एक दूसरे से संबंधित है। हर एक देश दूसरे देश से जुड़कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब जैसे कि मान ले कि यहाँ पे हम आप लोग क्लास से ज्वाइन हुए हो, क्या है आपकी आवश्यकता, क्या है कि एग्जाम आ रहे हैं, हमें नॉलेज लेना है, स्टडीज करनी है, तो स्टडीज के माध्यम से आप मेरे से अभी जुड़ रखे हो, ठीक है। तो ये भी एक बोल सकते हो कि एक माध्यम है, रीजन है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी इसी प्रकार का जो संबंध देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यानी कि इंटरनेशनल रूप में जब हम दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। और यह संबंध मनुष्य तथा उस देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे भारत रूस के साथ संबंध जो बनाता है वो किस तरीके का बनाता है भाई, वेपन्स के रूप में ज्यादा बनाता है और मित्रता के रूप में ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो वो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो संबंधों का जो परिवर्तन स्वरूप देखने को मिलता है, तो आजकल जो हमारे टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो परिवर्तन स्वरूप है, जिसके कारण हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर पॉइंट लिखा जाए तो शांति को बनाए रखने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, ठीक है। विश्व स्तर पर शांति के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, ठीक है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर ली जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात कर ली जाए तो हम अपने जो जरूरतों को यानी कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, ठीक है। भाईचारे के रूप में, भाईचारे के अकॉर्डिंग हम चल सके, या फिर मित्रता के रूप में हम अपने आप को विकसित कर सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं। तो ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिवर्तन स्वरूप, जो कि आज के टाइम पे हम देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का जो व्यवस्था है, जो पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि आज विश्व स्तर पर सभी देश एक दूसरे से जुड़कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तरफ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विधान है, विधान यानी यह स्वरूप है, तो आज हमारे इतिहास के रूप में और हमारे वर्तमान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा है। चाहे आपके व्यापारिक रूप में हो, चाहे आपके बोल सकते हो कि आपकी आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते थे वो मात्र एक व्यापार का दृष्टिकोण माना जाता था, लेकिन आज अगर एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप में हमारे भारत का स्वरूप पूरे विश्व स्तर पर लेकर विकसित किए,
जैसे कि अलग-अलग देशों का भ्रमण किया, उन्होंने भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो स्वरूप है, उनके द्वारा बड़े पैमाने पे विकसित किया गया। तो जिसके कारण हमारी जो आवश्यकताएँ तथा हमारी ज़रूरत है, हमारे जो बोल सकते हो अपने आप को एक विकसित करना तथा अपने आप को एक प्रचलित करना या फिर विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाना, इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। क्लियर है? अब उदाहरण के तौर पे एक बात बोलो, उदाहरण के तौर पे आप एक अपने फ्रेंड के साथ मित्रता क्यों करते हो? व्हाई? एनी रीजन? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मुसीबत आएगा तो आपका फ्रेंड जो है वो बखूबी रूप में उसका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बखूबी रूप में पूरा करते हैं। ठीक है? अब जैसे आप अपने मित्रों के साथ संबंध बनाते हो या फिर मित्रता करते हो ताकि भाई वो आपके मुसीबत में खड़ा रहे और आपको सपोर्ट करे, इसलिए आप उसके साथ मित्रता करते हो। ठीक उसी प्रकार से जो विश्व स्तर पर जो द्वितीय विश्व स्तर के बाद देखा जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो स्वरूप है बड़े पैमाने पे विकसित हो गया। जैसे जैसे अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ घुलना और बैठना या फिर बोल सकते हो मित्रता रखना शुरू किया, उसके बाद से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें तेजी आई, हमारे विकास में तेजी आने लगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बदलाव स्वरूप। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो बदलाव स्वरूप रहा है, जो हमारे बोल सकते हो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो परिवर्तन स्वरूप आया है, राजनीतिक केंद्र का महत्वपूर्ण रूप देखने को मिला। यूरोप तथा अलग देशों की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूरोप की भूमिका महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ठीक है? जिसके तहत हम औपनिवेशिक व्यवस्था के रूप में औपनिवेशिक व्यवस्था का समाप्त करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हम अपनाए थे। ठीक है? अब बात कर ली जाए यहाँ पर जो हमारा आज संयुक्त राज्य का जो सदस्य की संख्या है वो लगभग 185 हो चुकी है। उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि संपूर्ण जो विश्व स्तर पर जो स्थिति है ना, जो हमारा औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त करना, यानी कि जो दूसरा हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र राज्य की सदस्यता की संख्या बात कर ली जाए तो आज 185 हो चुकी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ये बढ़ाने में महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विषय क्षेत्र है समसामयिक, यानी कि जो हमारे समाज में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विषय क्षेत्र रहा है, आज हम राष्ट्रों की एकता को बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं। युद्ध की स्थिति को समाप्त करने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए दूसरे के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना के शांति समझौता चाहते हैं, जिसके कारण हमारे इस गठबंधन की क्षेत्र के कारण, हमारे गठबंधन होने के कारण शांति को बनाए रखने का जो अस्तित्व है, वो उसकी जो पहचान है, उसका जो क्षेत्र है, वो विकसित होने को नजर आ रहा है। ठीक है? आपका देखा जाता है कि आजकल के जो टाइम पे बात कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो अपने अनेक संगठनों के माध्यम से, अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विकसित कर रहे हैं। अलग अलग देशों के साथ हम पर्यटन करते हुए, अलग अलग देशों के साथ हम दूसरे देश पे घूमने जाकर भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है? 20वीं शताब्दी की बात कर लीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विषय क्षेत्र है वो काफी विकसित देखने को मिला है। इसमें जो राज्य के जो पारस्परिक जो निर्भरता रहा है, महत्वपूर्ण रूप से समस्त संसार में इसका विशाल क्षेत्र रहा है। राज्य से अत्यधिक जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, मुद्रा कोष है, इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, इसके कारण भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विस्तार बड़े पैमाने पे देखने को मिला। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिवर्तन स्वरूप और तथा इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताइए या फिर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि पुनर्जागरण से आपका क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के जानते हो कैसे पूछता है, या फिर घुमा देगा, इसका एंगल जो है लैंग्वेज चेंज कर देगा। पुनर्जागरण से आपका क्या तात्पर्य है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मतलब एक ही है, सब चीज पूछ रहा है पुनर्जागरण क्या होता है, व्हाट इज दिस, मतलब पूछ रहा है कि पुनर्जागरण मतलब क्या है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। अब जैसे कि मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये मतलब एक ही है। ठीक है? तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जाग जाना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जाग जाना। इट मीन्स हमारे जीवन व्यवस्था में अगर इसे देखा जाए तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है,
फ्रांसीसी शब्द है जो कि आपके जो भाषा है रिनेसा शब्द से लिया गया है। ये जो शब्द है ना, रिनेसा शब्द से लिया गया है, जो एक फ्रांसीसी वर्ड है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में यूरोपीय मध्य काल में जो आपके निर्जीव व्यवस्था था, जो मर चुका था मतलब यानी कि बोल सकते हो भारत में भी हमारी स्थिति थी जो कि अपने अधिकारों के लिए हम लड़ नहीं रहे थे, तो देखा जाए तो हमारे अधिकारों के लिए हम मर चुके थे। तो ये जो आपका प्राचीन रोम है और यूनानी सभ्यता है, उसको दोबारा से जगाने का एक प्रयास था, जिसे पुनर्जागरण कहा गया। आपने देखा होगा कि जो आपने एक बोल सकते हो कि ममीज सुना होगा, ममीज आपने एक बोल सकते हो कि इजिप्ट इजिप्ट की सभ्यता देखी थी ना, पढ़ी है, जो आपके बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगुलर शेप में होता था। क्या होता था, देखा है फिल्मों वगैरह में मम्मीज वगैरह को कि तो उन मम्मीज का क्या किया जाता था, उनके जो शरीर है उनको कपड़े में लपेट के, मतलब उन्हें एक दस्त वो जो जो कब्र का जो वो होता था उसमें दफना दिया जाता था कि इनमें दोबारा से जीवन उत्पन्न हो जाएगा, ये दोबारा से जाग जाएंगे। इसे ही पुनर्जागरण कहा गया। लेकिन वो एक मृत व्यवस्था का था। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग थे मृत प्राय रूप में, उनकी जो सोच व्यवस्था थी उनको दोबारा से जगाने की प्रक्रिया ही पुनर्जागरण कहलाया। पुनर्जागरण की परिभाषा की बात की जाए तो ये आपका सेबाइन सेबाइन के शब्दों के अनुसार पुनर्जागरण यानी कि एक विद्वान है सेबाइन, क्या नाम है, सेबाइन। और उसके बाद आपके देखे जाते हैं पुनर्जागरण एक सामूहिक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग करके मध्य काल में लोग आधुनिक रूप में अपने आप को विकसित करते हैं, वही आपका पुनर्जागरण कहलाता है। यानी कि बात की जाए हमारे जैसे भारत में पहले इतिहास में जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का हम सामना करके अपने आप को अब विकसित कर रहे हैं, डेवलप्ड कर रहे हैं, तो वो हमारा पुनर्जागरण कहलाता है। क्लियर हो गया? ये कौन कहे थे? सेबाइन ने कहा था। अब उसके बाद फिजर जो आए, उन्होंने कहा कि मानवतावादी आंदोलन के रूप में अपने धर्मों की रक्षा करने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ही जो मानव के सिद्धांत और मानव के विकास के लिए वो आंदोलन हो, वो आपका पुनर्जागरण का रूप कहलाता है। ये फिजर ने कहा था। फिजर क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनना। मानववाद के लिए जो आंदोलन चल रहे या फिर मानववाद के लिए आंदोलन किया गया, जो धर्म की रक्षता करता हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो और धर्म के सिद्धांतों का विकास करने के लिए किया गया आंदोलन ही पुनर्जागरण कहलाया। ठीक है? ये फ्रांसीसी इतिहास के रूप में आपका बोल सकते हो कि एक जुनून लाना। जुनून का मतलब है कि हम भाई सब अब अपने आप को यार बिल्कुल ही एक्टिव कर देना है कि हाँ ये काम करना है, आई कैन डू इट, मुझे ये काम करना है। तो ये क्या है, जब हम अपनी आत्मा में ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार मेरे को ये काम करना है, तो यही एक पुनर्जागरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है कि नहीं, हमें अब अपने अधिकारों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए हमें लड़ना है। दुनिया भर में इसका जो खोज हुआ सबसे ज्यादा 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौतिक रूप में महत्वपूर्ण रूप से अटलांटिक प्रशांत महासागर और बोल सकते हो हिंद महासागर में जो इसकी जो व्यवस्था देखने को मिलती है, जिस तरीके से अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में अलग अलग खोज परख होते हैं, इन महासागरों में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो वो भी एक पुनर्जागरण का स्वरूप है कि भाई एक नई व्यवस्थाओं का स्वरूप हो गया, नई व्यवस्थाओं का जन्म हो गया। ठीक है? यानी कि पुनर्जागरण का मतलब ही क्या था, दोबारा से जाग जाना। क्लियर हो गया? पूछेगा। अब पुनर्जागरण की विशेषताएं सब हेडिंग बना के लिख लीजिए। पुनर्जागरण की विशेषताएं जो कि आपके महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को कुछ निम्न कारणों से अपने आप को विकसित करने लगता है या फिर अपने आप को जगाने लगता है या फिर वो अपने आप को डेवलप्ड करने लगता है। वो पहला कारण था मानवतावाद।
सॉरी मानववाद या फिर मानवतावाद, दोनों का मतलब एक ही है। पुनर्जागरण में ये एक सबसे प्रमुख व्यवस्था देखने को मिलती है जो मानववाद के रूप में। मानववाद का मतलब है कि मानव के जीवन में नई रुचियों का उत्पन्न हो जाना। नई रुचियां यानी कि जो मानव था ना, वो अपने लिए नई नई व्यवस्थाओं को जन्म दे रहा था। मानव अपनी सभ्यता, मानव अपनी व्यवस्था, मानव अपनी समस्याएं तथा इन समस्याओं से अपने जीवन को अत्यधिक रूप में जिस तरीके से वो सुरक्षित रख रहा था या फिर अपने जीवन को वो सेफ रख रहा था, ठीक है, उन समस्याओं से लड़ रहा था, वही आपका पुनर्जागरण कहलाता है। अब जैसे कि हमारे जीवन में कुछ समस्या है, कुछ बहुत तो प्रॉब्लम्स है, अगर उन प्रॉब्लम्स के अनुसार हम अपने आप को उनका लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो वो हमारा पुनर्जागरण कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उसके बाद हमारा बोल सकते हो स्वतंत्र चिंतन, यानी कि हमारा हर एक युग में हमारे स्वतंत्र चिंतन के रूप में पुनर्जागरण का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। हर एक व्यवस्था, हर एक युग में। अब जैसे कि बात कर ली जाए, जब हमारा भारत गुलाम था, हम भारत गुलाम के रूप में देखा गया कि भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्र चिंतन किया कि नहीं भाई, मुझे तो स्वतंत्र होना है। हमारे ऊपर शासन हो रहा था तो हमारा डेवलपमेंट कम था, हमारा डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे थे। तो इस स्थिति में क्या है कि हमें क्या है कि एक नई दृढ़ संकल्पना मिला, हमने एक नई सोच व्यवस्था का जन्म किया, जिसके कारण हमने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। तो एक नई व्यवस्था का जन्म हो गया, भारत का देखो विकास और स्वतंत्र हो गया। तो ये है पुनर्जागरण। भारत ने दोबारा से अपने आप को पुनर्जागरण की स्थिति में प्रस्तुत किया। तो ये है आपका पुनर्जागरण। क्लियर है? हम बात कर लेते हैं नव यथार्थवाद, जिसको आपका देखने को मिलता है कि 1980 के दशक में लोकप्रियता मिली थी नव यथार्थवाद को। इस बात का स्वीकार किया गया था कि अगर शक्ति राजनीति का रूप धारण कर ले तो वो हमारा नव यथार्थवाद कहलाएगा। यानी कि अब इसमें राजनीति शब्द जुड़ गया था। यथार्थवाद का जो मतलब होता है, देखो नव यथार्थवाद को समझने से पहले आपको यथार्थवाद समझना जरूरी है। यथार्थवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं RELISM, रियलिज्म, जिसका मतलब होता है रियल, जमा में इज्म। रियल का मतलब होता है वास्तविक या फिर सच्ची, और इज्म का मतलब होता है विचार या फिर विचारधारा। ठीक है, यानी कि यथार्थवाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यथार्थवाद एक ऐसी परिपक्व व्यवस्था है जिसमें हमें ये बताता है कि यथार्थवाद का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु या फिर कोई व्यवस्था हमें वास्तविक रूप में हमारे वातावरण में उपलब्ध हो, वो हमारा यथार्थवाद कहलाता है। मुख्य रूप से हमारी जितनी संरचनाएं हैं, संरचना यानी कि जिस चीज की रचना हो रखी है, वो हमारा वास्तविक रूप में हमारे समाज, हमारे एनवायरमेंट में उपलब्ध हो, वो हमारा यथार्थवाद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके यथार्थवाद है। तो नव यथार्थवाद अब इसमें जुड़ने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बताया कि नव यथार्थवाद जो कि 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ या फिर लोगों के रूप में फेमस हुआ, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को जुड़ना ही नव यथार्थवाद की संग व्यवस्था थी। अब यहाँ पे नव यथार्थवाद का यह मानना था कि राष्ट्रीय जो है ना शक्ति और उसके हित के बारे में जो सोचने वाला कार्य है वो आपकी राजनीति करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो राजनीति है ना, अगर उसके बारे में सोचने वाला जो काम है वो पूर्ण रूप से कौन करेगा भाई, वो आपका यथार्थवादी रूप में वो आपका कौन करेगा, राजनीति करेगा। राजनीति ही राष्ट्रीय के बारे में, राष्ट्रीय शक्ति के बारे में सोचेगा और वो वास्तविक रूप में सोचेगा। ये नहीं कि हाँ भाई बोल दिया और बस कर दिया। जैसे कि आज हमारे बोल सकते हो राजनेता के द्वारा वादे किए जाते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता। ठीक है, तो नव यथार्थवाद ऐसी ही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इन सभी स्वरूप के माध्यम से हम अपनी राजनीति व्यवस्था को बेहतर करना और हमारा राजनीति व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो वास्तविक रूप में हो। क्लियर है? अब उसके बाद केनेथ वॉल्ट्ज के द्वारा अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, केनेथ वॉल्ट्ज अपनी पुस्तक में लिखते हैं
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो वो पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1979 में, यह प्रकाशित हुआ था पुस्तक, ठीक है, जिसे हम 1979 बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं नव यथार्थवाद को इन्होंने विस्तृत रूप में इन्होंने चर्चा किया। वॉल्ट्स का यह सिद्धांत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो ढांचा प्रस्तुत करता है उसमें आपका राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आपका यथार्थवाद कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये कह रहे थे कि भाई इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, या फिर इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉलिटिकल एंगल ही होगा, तभी जाके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बेटर या फिर डेवलप में हो सकता है, ये इनका मानना था। तब उसके बाद अब बात कर लेते हैं नव यथार्थवाद की मान्यताएं। नव यथार्थवाद की मान्यताएं की बात कर लेते हैं। वॉल्ट्स के अनुसार उन्होंने बताया कि इसके चार बोल सकते हो कि दो महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में अंतर संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में अंतर संबंध रखना, यानी कि दूसरे के साथ दूसरे के बीच संबंध रखने की व्यवस्था इन्होंने बताया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने हिस्सों के बारे में सोचना, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो गुण है और जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में सोचना, ये नव यथार्थवाद की मान्यताएं थी। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखने को मिला कि नव यथार्थवाद जो अलग अलग जो औपचारिक रूप में हमारी राजनीतियों का एक इकाई स्वरूप है, हमारी राजनीतियों का एक अराजकता के रूप में जिस तरीके से राजनीति किया जा रहा है, वो वास्तविक रूप में हमारे विकास तथा हमारे राष्ट्र के विकास के लिए व्यवस्थित रूप में आगे हो सके, वो हमारा नव यथार्थवाद कहलाया था। क्लियर हो गया? अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्था उपागम क्या है इसके बारे में बताना है, या फिर व्यवस्था उपागम से आपका क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उपागम यानी कि आपका बोल सकते हो सिस्टम उपागम या फिर व्यवस्था उपागम जरूर पूछेगा, इसके बिना पेपर नहीं बना होगा, ये बात ध्यान रखना, ये बता दे रहा हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में जो दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए तो ये बिल्कुल उल्टा है कि अगर हम घरेलू मामलों को बात कर ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है जिस तरीके से एक घरेलू मामले की व्यवस्था देखी जाती है कि जिस तरीके से घर में हमारे जो हमारे बोल सकते हो कि पारिवारिक संबंध होता है, जैसे उसी तरीके से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। अगर थोड़ा सा भी मतभेद हो जाता है तो हमारा बोल सकते हैं घर परिवार टूटकर बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारा घर परिवार बिल्कुल रूप से बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे शांति भंग हो जाती है। ठीक है, हमारे सुरक्षा व्यवस्था भंग हो जाती है। ठीक है, हमारे संरचना व्यवस्था भंग हो जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो स्वरूप है हमें ये देखने को मिलता है कि अगर व्यवस्था उपागम की बात कर ली तो हमें पहले उपागम का मतलब समझना जरूरी है। उपागम का मतलब होता है अप्रोचेस। अप्रोच यानी कि अप्रोच करने का मतलब यानी कि जब हम अपने विकसित व्यवस्था के रूप में, जब हम अपने आप को विकसित व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ जाते हैं या फिर अपने विकास की स्थिति को आगे बढ़ा पाते हैं तो वो हमारा अप्रोच कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के करीब आ जाते हो या फिर उसके समीप आ जाते हो, उसी को उपागम कहा जाता है या फिर अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, अब व्यवस्था उपागम का मतलब क्या है कि जिन व्यवस्थाओं के अनुसार, जिस सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग आप अपने किसी भी लक्ष्य या फिर किसी भी व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित कर चुके हो, उसी को हम व्यवस्था उपागम कहते हैं। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो देखो उपागम का मतलब होता है कि जब आप किसी भी लक्ष्य या फिर किसी भी व्यवस्था के करीब अपने आप को कर लेते हो या फिर अपना विकास उस समय उसके समीप कर लेते हो तो वो हमारा उपागम कहलाता है। और व्यवस्था उपागम उदाहरण के तौर पे जब आपको किसी चीज का लक्ष्य प्राप्त करना है, जब आप किसी व्यवस्था के रूप में डेवलप करना चाहते हो और वो डेवलप देखो व्यवस्था उपागम से समझने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि उपागम शब्द समझ लो। उपागम को इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे सिंपली लैंग्वेज में बोल दूं, अप्रोच APPROACH। ठीक है, अप्रोच यानी कि किसी चीज को हम प्राप्त करने के करीब आ जाते हैं ना, वो हमारा अप्रोच कहलाता है। ठीक है, जब हम अपने विकास दर या फिर विकास की स्थिति के करीब आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, तो वो हमारा उपागम कहलाता है। और व्यवस्था उपागम का मतलब ये होता है कि जब हम
किसी व्यवस्था के अनुसार या फिर किसी व्यवस्था अनुसार अपने आप को विकास के करीब या फिर अपने लक्ष्य के करीब या फिर अपने विकास स्तर के करीब आ जाते हैं, तो वो हमारा व्यवस्था उपागम कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जिस तरीके से अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग राष्ट्र अपने विकास को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसके तहत हम व्यवस्थाओं के अनुसार उन्होंने अपने विकास दर को विश्व स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया, जो उनके द्वारा देखा गया कि व्यापारिक दृष्टिकोण को उन्होंने महत्वपूर्ण रखा। जो हमारा देखने को मिलता है कि उन्होंने व्यापार से संबंधित, हमारे उद्योग से संबंधित अपने आप को उससे करीब करना शुरू कर दिया था। अब अलग अलग देश ने क्या किया भाई, अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर दिया। इसी को व्यवस्था उपागम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विद्वान आते हैं, मार्टिन कपलान की व्यवस्था उपागम। इनका जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मार्टिन कपलान द्वारा दिया गया व्यवस्था उपागम का चर्चा कीजिए। जो हमने ये क्वेश्चन देखा है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन का मतलब दोनों का एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो मार्टिन कपलान जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक जाने माने दार्शनिक के रूप में रहे हैं, जो सिद्धांत कारक के रूप में रहे हैं, सिद्धांतकार थे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में इन्होंने व्यवस्था उपागम का जिक्र अपने शब्दों में करते हुए 6 मॉडल को तैयार किया था। 6 मॉडल बताए थे, यानी कि 6 स्टेप बताए थे। ठीक है, तो वो पहला स्टेप है शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था, इन्होंने व्यवस्था उपागम को बताया कि इसमें शक्ति संतुलन व्यवस्था होना चाहिए। यदि अगर हम बात कर लेते हैं एक देश का जो यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में आपका देखा गया कि इसमें शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली देश के रूप में ये जाना गया, तो दूसरे देश पर अपना क्या है, शक्ति संतुलन करके अपने व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है या फिर उन पर नियंत्रण करके अपने आप को अत्यधिक रूप में विकसित कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पे हमें शक्ति मिल जाए तो हम अपने शक्तियों को प्रयोग गलत तरीके से भी कर सकते हैं। अगर उन पर कंट्रोल ना हो तो क्या हम विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि व्यवस्था उपागम का मतलब क्या है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम अपने शक्तियों का नियंत्रण करके आवश्यकता अनुसार शक्तियों का प्रयोग करके हम क्या कर सके, अपने आप को विकसित कर सके या फिर विकसित व्यवस्था के कगार पे ला सके। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्थिर ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था। स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था, अब इसमें क्या किया गया कि अलग अलग देशों का जो स्थिरता दर्शाया गया, यानी कि भाई हम अपने आप को शांत करके हम अपने राजनीति व्यवस्था, विश्व की शांति व्यवस्था को बरकरार रखते हुए हम अपने शक्तियों के रूप में अपने विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया जिसे हम बोलेंगे स्थिर। स्थिर का मतलब आपको पता ही चल रहा है शब्दों से कि स्थिर। ठीक है, स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आया दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था में आपका देखने को मिला कि अलग अलग देशों के साथ हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गठबंधन करने लगेंगे। गठबंधन यानी कि बोल सकते हो मित्रता करने लगेंगे, उसके साथ जुड़कर अपने आप का विकास करने लगेंगे। जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण हम अपने व्यवस्थाओं के रूप में क्या अपने आप को विकसित कर पाते हैं, विकसित व्यवस्था के कगार पर या फिर उसकी स्थिति पर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आ जाता है सार्वभौम नियोक्ता व्यवस्था। सार्वभौम नियोक्ता व्यवस्था यानी कि सबका, यानी कि सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब है कि सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें सभी देशों का योगदान होना चाहिए, लगभग सभी देशों का, मतलब संयुक्त संघ, राष्ट्रीय संघ के रूप में उसकी स्थिति होनी चाहिए, जिसे सार्वभौम नियोक्ता व्यवस्था के रूप में देखा गया। अब उसके बाद हमारा अगला फिफ्थ पॉइंट है श्रृंखलात्मक व्यवस्था। श्रृंखलात्मक का मतलब सीक्वेंसली। अब जैसे कि इन्होंने बात बताया कि जो मार्टिन का प्लान है वो बोले कि भाई विकास तो हो लेकिन एक श्रृंखला के अकॉर्डिंग हो, या कि श्रृंखला यानी कि मतलब एक तरीके तौर तरीके से एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो।
यहाँ पर ये नहीं कि भाई हम अपना विकास करते रहे। एकल ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में भी सोचे, विश्व में आपका बोल सकते हो शांति को बनाए रखते हुए भी हम अपना विकास के बारे में सोचे। मतलब एक एक स्टेप वाइज चले, तो ये श्रृंखलात्मक व्यवस्था के रूप में देखा गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है इकाई वीटो व्यवस्था। इकाई वीटो व्यवस्था, जो कि आपको भी पता है कि वीटो पावर आपके देखे जाते हैं 5 देशों को प्राप्त है। तो अगर उन पांचों देशों के साथ हम जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हमारा शक्ति का हम शक्ति के करीब आते हैं, शक्ति के समीप आते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये था आपका मार्टिन कपलान का 6 मॉडल, जिन्होंने जिसके अंतर्गत इन्होंने ये देखने को मिला कि इन्होंने व्यवस्था उपागम का वर्णन किया था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद यहाँ पे आपके और विद्वान आ जाते हैं, जैसे केनेथ वॉल्ट्ज। केनेथ वॉल्ट्ज ने भी आपके व्यवस्था उपागम को आगे बढ़ाया। इन्होंने व्यवस्था उपागम को इंग्लिश में सिस्टम उपागम बोल दिया भाई। क्लियर है? तो ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। क्लियर हो गया? अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा अब नेक्स्ट सेशन में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन होंगे, और इसके जो बात कर ली जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका मैंने वीडियोस भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट उस लिंक पे विजिट करके उन क्वेश्चन को देख सकते हो, और आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में अब इसके अगले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।